वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित से संबंधित जो भी सूत्र एवं परिभाषाएं हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये मैथ की मास्टर वीडियो है। इस एक वीडियो देख लेने के बाद आपको 10वीं कक्षा में सूत्र के लिए कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस सूत्र को कौन सा सूत्र बोला जाता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्लियर। यहाँ पर ए है भाज्य, बी है भाजक, क्यू है भागफल और आर है शेषफल। क्लियर। जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, लेकिन बी से हमेशा छोटा क्या होगा? आर होगा। क्लियर। तो ये आप सभी को समझ में आया होगा। अगर पूछा जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी। क्लियर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसका प्रयोग केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए किया जाता है। क्लियर। इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। क्लियर। अगला पॉइंट है यहाँ पर HCF यानी कि मौसा। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है? तो HCF होता है। क्लियर। यानी कि मौसा होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट्स देखिए यहाँ पर, LCM यानी कि लॉसा। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होगा वो होगा LCM। लेकिन संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होगा उसका जो प्रत्येक का जो सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड होगा उसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? मौसा होगा। क्लियर हो गया लॉसा और मौसा। अब देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो मौसा गुने लॉसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्या का लॉसा और गुने दोनों संख्या का मौसा। क्लियर। पहली संख्या बराबर मौसा गुने लॉसा बट्टा दूसरी संख्या। पहली संख्या बराबर क्या होगा? मौसा गुने लॉसा बट्टा दूसरी संख्या। क्लियर। दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लॉसा बट्टा पहली संख्या। क्लियर। अगर इसी में पूछा जाए कि मौसा बराबर, तो मौसा बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लॉसा। और लॉसा बराबर पूछा जाए तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा। याद रहेगा। मौसा बराबर पूछा जाए तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लॉसा, और लॉसा बराबर पूछा जाए तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा। क्लियर। अब अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, परमेय संख्या में अगर अपरमेय संख्या को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? अपरमेय संख्या। परमेय संख्या में अगर अपरमेय संख्या को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, परमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। क्लियर। परमेय संख्या में से परमेय संख्या को यदि घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में से यदि अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तब क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाता है। क्लियर। तो इसीलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। परमेय संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरमेय संख्या। परमेय संख्या में अगर अपरमेय संख्या घटाएंगे तो अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरमेय संख्या, और परमेय संख्या में परमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या। क्लियर। अपरमेय संख्या में से अपरमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। क्लियर है। आगे देखिए, अब शून्योत्तर परमेय संख्या
में अगर अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्लियर। शून्योत्तर परमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्लियर। परमेय संख्या को अगर परमेय संख्या से गुना करेंगे तो परमेय संख्या प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्लियर। समझ में आ गया होगा कि परमेय को परमेय से गुना करिएगा तो परमेय संख्या, अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करिएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर दोनों अपरिमेय संख्या अगर सेम है तब क्या प्राप्त होगा, तब प्राप्त होगा परमेय संख्या। ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, परमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तब क्या प्राप्त होगा, परमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, यदि किसी परमेय संख्या जो p/q के रूप में है, अगर q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे वो 2 के पावर m होगा या 2 के पावर n 5 के पावर m या 2 के पावर n 5 के पावर m होगा, तो वो संख्या क्या होगा, तो यानी उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। और 2, 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या आएगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। क्लियर। सीधा सीधा इतना ही याद रखिएगा। यदि किसी परमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के साथ अन्य गुणनखंड हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्लियर। आगे देखिए, अब जो है हम लोग बहुपद में आ गए। दूसरा चैप्टर, चर x के बहुपद p(x) में x के उच्चतम घात जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा बहुपद की घात। क्लियर। चर x के बहुपद p(x) में x के उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाता है। क्लियर। एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। क्लियर। 2 घात के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्लियर। और अगर पूछा जाए कि 3 घात के बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद। यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद। क्लियर। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्लियर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, तो c/a। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो -d/a। क्या होगा, -d/a। अगला सूत्र देखिए यहाँ पर, द्विघात बहुपद। अगर पूछा जाए कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। और त्रिघात बहुपद बराबर पूछा जाए तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो x के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और इंटू में फिर क्या होगा x, अब माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होगा त्रिघात बहुपद का फार्मूला। क्लियर। अब आगे देखिए, अगर पूछा जाए द्विघात बहुपद के मानक रूप तो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं 0। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर c, और जहां a बराबर नहीं 0। क्या होगा, द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं 0। क्लियर। त्रिघात बहुपद के मानक रूप क्या होगा, ax के पावर 3 bx के पावर 2 प्लस cx प्लस d, जहां a बराबर नहीं 0। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप नहीं होगा और ये द्विघात बहुपद का मानक रूप नहीं होगा। क्लियर। अगला है रैखिक बहुपद के मानक रूप। रैखिक बहुपद के मानक रूप होता है ax प्लस b, यहाँ बराबर 0 नहीं होगा। अगर बराबर 0 होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समीकरण में चला जाएगा। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ax प्लस b, जहां a बराबर नहीं 0। a बराबर नहीं क्या होना चाहिए, 0। आगे देखिए, आगे हम लोग यहाँ पर तीसरा चैप्टर में आ गए। तीसरा चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर में c1/c2 होगा
तो इसका अगर ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। क्लियर, ग्राफ कैसा होगा, समपाती। अगर हल निकालिएगा तो हल क्या होगा, अनेक हल। क्लियर, विरोधी अविरोधी में अगर इसका आंसर निकालिएगा तो अविरोधी होगा। क्लियर, उसके बाद संगत असंगत में संगत और आश्रित इसको बोला जाता है। क्लियर, तो यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। अगर ग्राफ पूछा जाए तो क्या होगा, समपाती। हल पूछा जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल। संगत असंगत में क्या होगा, संगत। विरोधी अविरोधी में क्या होगा, अविरोधी। क्लियर, अब अगला देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं अगर c1/c2 है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, समानांतर। हल होगा, कोई हल नहीं। क्लियर, और संगत असंगत में हो जाएगा असंगत, और विरोधी और अविरोधी में इसका आंसर होगा विरोधी। क्लियर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 है तो इसका ग्राफ होगा समानांतर, हल कोई हल नहीं होगा। और इसका जो है अगर संगत असंगत में आंसर निकालिएगा तो असंगत होगा, विरोधी और विरोधी में निकालिएगा तो विरोधी होगा। क्लियर, अगला दिया गया है a1/a2 बराबर नहीं अगर b1/b2 है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। हल होगा केवल एक हल, यानी जिसको अद्वितीय बोला जाता है। क्लियर, संगत असंगत में आंसर निकालिएगा तो संगत निकलेगा, विरोधी और विरोधी में निकालिएगा तो अविरोधी होगा। क्लियर, आगे देखिए, रैखिक समीकरण युग्म को दो विधि से हल किया जा सकता है। रैखिक समीकरण युग्म को कितने विधि से हल किया जा सकता है, दो विधि से। एक तो होगा ग्राफीय विधि और दूसरा होगा बीजगणितीय विधि। क्लियर, रैखिक समीकरण युग्म को, अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। क्लियर, बीजगणितीय विधि में कौन कौन विधि आएगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि। क्लियर, आगे अब देखिए चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं 0। यहाँ देखिए बराबर 0 दीजिएगा तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा। अगर यहाँ पर 0 नहीं दीजिएगा तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा। क्लियर, अब अगला पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, श्रीधराचार्य के द्वारा 1025 ईस्वी में किया गया था। क्लियर, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि द्विघाती सूत्र का प्रतिपादन 1025 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, श्रीधराचार्य के द्वारा। क्लियर, द्विघाती सूत्र होता क्या है, -b ± √b² - 4ac/2a। क्लियर, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं -b ± √d/2a। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। जब अल्फा निकालना होगा तो प्लस वाला बैठाइएगा मान, और बीटा निकालना होगा तो ये माइनस वाला लेकर के। क्लियर, अब देखिए डी को क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं या विवेतकर बोलते हैं। क्लियर, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। और डी बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स जो है इसको बढ़िया से याद रखिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, जब b² - 4ac 0 से अधिक होगा। यानी कहने का मतलब जब d का मान 0 से अधिक होगा तब मूल जो है वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। क्लियर, जब d का मान 0 के बराबर होगा यानी कि b² - 4ac का मान जब 0 के बराबर होगा उस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा और समान होगा। क्लियर, यानी अल्फा और बीटा का मान एक ही होगा। क्लियर, और अगर d का मान माइनस में होगा यानी कि ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा होगा, उस कंडीशन में मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। क्लियर, तो इतना बात आपको द्विघात समीकरण से याद रखना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं समानांतर श्रेणी में। समानांतर श्रेणी में देखिए, एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्लियर, तो उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। संख्या जो है यानी कि सूची में जो प्रत्येक संख्या जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे, यानी कि एक टर्म बोलेंगे। क्लियर, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सार्व अंतर हो सकते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य के इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी डी का मान जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्लियर, तो इसीलिए क्या याद रखिएगा
कि डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। क्लियर। आगे देखिए, अगर पूछा जाए एपी का व्यापक रूप, तो एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्लियर। अगर दूसरा पद पूछा जाए तो दूसरा पद के a2 से सूचित किया जाता है। क्लियर। दूसरा पद को a2 से सूचित किया जाता है। क्लियर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस डी। तीसरा पद यानी कि a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d। क्लियर। अगर an बराबर पूछा जाए तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an हो गया अंतिम पद, a हो गया पहला पद, n हो गया पदों की संख्या और d हो गया सार्व अंतर। क्लियर। आगे देखिए, Sn बराबर, अगर Sn बराबर पूछा जाए तो यहाँ पर 3 फार्मूला याद रखिएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस l। क्लियर। यानी Sn यहाँ पर योग हो गया, n/2 में n क्या हो गया, पदों की संख्या, a हो गया पहला पद, n हो गया पदों की संख्या, d हो गया सार्व अंतर। क्लियर। यहाँ पर n हो गया पदों की संख्या, a हो गया पहला पद और an हो गया अंतिम पद। क्लियर। यहाँ पर n हो गया पदों की संख्या, a हो गया पहला पद और l हो गया अंतिम पद। क्लियर। एक ये भी याद रखिएगा, an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर। ये भी पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए इसको भी याद रखिएगा। क्लियर। तो इतना बात आपको एपी से याद रखना है। क्लियर। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज चैप्टर में पहले तो ये याद रखिएगा कि सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। क्लियर। सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी समरूप होते हैं। याद रखिएगा, ये 3 बात याद रखिएगा यहाँ पर से, वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज, ये तीनों क्या होते हैं, तो सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप, सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप। त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है। क्लियर। त्रिभुज को भी एक बहुभुज बोला जाता है। क्लियर। आगे देखिए, त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है, तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। कब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो। यानी कहने का मतलब, अगर ये 2 त्रिभुज है तो ये 2 त्रिभुज तब समरूप होगा जब इसका संगत कोण बराबर हो। यानी कि कोण P जो है कोण A के बराबर, कोण B जो है कोण Q के बराबर, कोण C जो है कोण R के बराबर होगा, तब दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। या फिर उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि AB/PQ, AC/PR और BC/QR होगा, तो भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर। आगे देखिए, इतना ही बात उसमें याद रखना है, उसके बाद सब थ्योरम याद कर लीजिएगा। अब अगला देखिए 7वां चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पहले तो भुज याद रखिएगा और कोटि याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। क्लियर। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। क्लियर। x निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। क्लियर। आगे याद रखिएगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्लियर। अगला देखिए, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है √(x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। क्लियर। या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि √(x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्लियर। इस दोनों सूत्र में कोई अंतर नहीं है। आगे देखिए, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। क्लियर। m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। क्लियर है। अगला त्रिभुज के क्षेत्रफल याद रखिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर अगर पूछा जाए तो क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति में 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस y1, फिर प्लस में
x3 इंटू में y1 माइनस y2। क्लियर। ये क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर। अब यहाँ पर ये बात तो जरूर से जरूर याद रखिएगा कि संरेखित त्रिभुज जो होते हैं उनका क्षेत्रफल कितना होता है, तो 0। संरेखित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्लियर। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर। अगला देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्लियर। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। क्लियर। तो इतना बात निर्देशांक ज्यामिति में से याद रखिएगा। क्लियर। अब चलिए हम लोग आ गए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय देखिए, इसमें याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर p/h यानी कि लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, कॉसेक थीटा बराबर h/p, सेक थीटा बराबर h/b, कोट थीटा बराबर b/p। जहां पर p क्या है, लंब, b क्या है, आधार, और h क्या है, तो कर्ण। क्लियर। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में क्या होता है, तो वृद्धि होता है, और कोस थीटा के मान में कमी आता है। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में क्या होगा, वृद्धि, और कोस थीटा के मान में कमी। क्लियर। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। क्लियर। कोट 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। क्लियर। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। क्लियर। कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। क्लियर। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। क्लियर। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा। क्लियर। उसके बाद साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये मेन फार्मूला हुआ, उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर साइन थीटा देखिए लिखे हैं, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। यहाँ पर कोसेक गुना में है, दाहिना साइड आकर के भाग में हो गया। क्लियर। तो याद रखिएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। क्लियर। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोट थीटा। क्या होगा, 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/टेन थीटा। क्लियर है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये 3 मेन सूत्र है, इसको याद रखिएगा। तो इससे कई सारे सूत्र बनता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्लियर। इतना याद रखिएगा। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आ जाते हैं हम लोग। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या क्या याद रखना है, तो इतना याद रखिएगा कि अगर परिधि में व्यास से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, पाई प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पाई। पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 या फिर 3.14। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि परिधि में व्यास से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो पाई प्राप्त होता है। क्लियर। परिधि बराबर क्या होता है, तो पाई डी यानी पाई गुने व्यास, या 2πr यानी कि 2 गुने पाई गुने त्रिज्या। क्लियर। पाई का सन्निकटतम मान 3.14 भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया। देखिए पाई का मान तो आप सभी को पता होगा कि 3.14 होता है। ये 3.14 पाई का मान किसके द्वारा दिया गया था, तो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट के द्वारा पाई का मान 3.14 दिया गया था। क्लियर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कोण थीटा
वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई अगर पूछा जाए तो चाप की लंबाई क्या होगा, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, क्या होगा थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। क्लियर। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होगा। क्लियर, ये सूत्र याद रखिएगा। अगला देखिए, अगर पूछा जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का मतलब हो गया यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर। जब दीर्घ और लघु नहीं लिखा रहेगा और सिर्फ वृत्तखंड या त्रिज्यखंड लिखा रहेगा तो वहां पर लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड होगा, ये भी बात याद रखिएगा। क्लियर। अब अगला चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है उसको देख लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। याद रखिएगा, अगर एल स्क्वायर यानी कि त्रिज्यक ऊंचाई अगर निकालना हो तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ऊंचाई निकालना हो तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर त्रिज्या निकालना हो, ये जो है शंकु के लिए है, तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर। आगे देखिए, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, क्या होगा पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अगर गोला का आयतन पूछा जाए तो 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। क्लियर। शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्लियर। बेलन के आयतन अगर निकालना हो, अगर बेलन का आयतन निकालना हो तो क्या बैठाइएगा सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, क्या बैठाइएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अगला फार्मूला देख लीजिए, अगला फार्मूला है घन के आयतन। तो घन के आयतन क्या होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा के पावर 3। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्लियर। फार्मूला याद रखिएगा तभी आप सवाल को सही से बना पाइएगा। क्लियर। घन के विकर्ण बराबर अगर पूछा जाए तो भुजा रूट 3, घन के विकर्ण बराबर तो भुजा रूट 3 होगा। क्लियर। अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला हम लोग घन तक आ गए थे। अब अगला देखिए घनाभ से है। घनाभ के आयतन बराबर अगर पूछा जाए तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच। क्लियर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब कि 2 गुने लंबाई 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। क्लियर। घनाभ के विकर्ण बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होगा। क्लियर। अब चलिए हम लोग छिन्नक में देख लेते हैं कि शंकु का छिन्नक में कौन कौन सूत्र याद करना होगा। तो शंकु के छिन्नक में याद रखिएगा आयतन, अगर छिन्नक का आयतन पूछा जाए तो आयतन क्या होगा 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। क्लियर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई एल इंटू आर प्लस आर। क्लियर। जहां एल क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस छोटा आर घटे बड़ा आर के होल स्क्वायर। क्लियर। अगर छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई एल इंटू आर प्लस आर, यानी बड़ा आर प्लस छोटा आर, प्लस में फिर पाई बड़ा आर स्क्वायर पाई छोटा आर स्क्वायर। क्लियर। ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा
तो पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर। क्लियर। तो इतना सूत्र आपको क्षेत्रमिति से याद रखना होगा। क्लियर। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सांख्यिकी से कौन कौन सूत्र याद रखना होगा और प्रायिकता से कौन कौन सूत्र याद रखना होगा। क्लियर। तो सबसे पहले सांख्यिकी में माध्य बराबर याद रखिएगा कि सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। यहाँ पर सिग्मा का अर्थ क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग होता है, याद रखिएगा। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। अब आते हैं हम लोग बहुलक में। देखिए बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुने एच। क्या होगा बहुलक का सूत्र? तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुने एच। जहाँ पर एल क्या है? बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। यहाँ पर एच क्या है? तो बहुलक वर्ग की माप। क्लियर। उसके बाद एफ वन क्या है? तो एफ वन है बहुलक वर्ग के बारंबारता। क्लियर। एफ वन क्या है? तो बहुलक वर्ग के बारंबारता। और एफ टू क्या है? तो एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद के बारंबारता। क्लियर। और एफ जीरो क्या है? तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। क्लियर। तो बहुलक का फॉर्मूला याद रखिएगा, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुने एच। क्लियर। जहाँ पर एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच क्या है? बहुलक वर्ग की माप। उसके बाद एफ जीरो क्या है? तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। एफ टू क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और एफ वन क्या है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्लियर। अगला चलिए हम लोग देख लेते हैं माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक बराबर क्या होता है? तो माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बट्टा एफ गुने एच। जहाँ पर एल क्या है? तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। सी एफ है यानी कि संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। याद रखिएगा ये सी एफ जो होता है वो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता होती है। क्लियर। और एफ क्या होता है? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एच होगा वर्ग माप। एच क्या होगा? तो एच यहाँ पर हो जाएगा वर्ग माप। क्लियर। एच इसमें क्या हो जाएगा? तो एच हो जाएगा वर्ग माप। अगला देखिए ये संबंध माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध भी पूछा जाता है। तो इस संबंध को याद रखिएगा कि थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस टू माध्य। क्या होता है? थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस टू माध्य। थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस टू माध्य, इसको याद रखिएगा। और इसी के अकॉर्डिंग अगर इसमें पूछा जाए, इसी में अगर बहुलक का पूछा जाए तो बहुलक बराबर हो जाएगा थ्री माध्यक माइनस टू माध्य। क्लियर। माध्यक पूछा जाए अगर, देखिए यहाँ पर थ्री माध्यक बराबर क्या हो गया? तो बहुलक प्लस टू माध्य। क्लियर। बहुलक बराबर तो थ्री माध्यक माइनस टू माध्य। क्लियर। अब माध्य बराबर पूछा जाए तो थ्री माध्यक घट्टे बहुलक बट्टा दो। क्लियर। बट्टा क्या होगा? दो। अगला देखिए तोरण का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार के होता है। किसके आकार के? तो अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसा होता है। किसका आकार? तोरण का आकार। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये हम त्रिभुज में नहीं लिख पाए थे इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं इसको कि सभी सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं? तो समरूप आकृति होते हैं। क्लियर। याद रखिएगा सभी सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति नहीं हो सकते हैं। क्लियर। और अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। सभी आयत जो है वर्ग नहीं होगा, लेकिन सभी वर्ग क्या होगा? आयत होगा। क्लियर। अंतिम चैप्टर है प्रायिकता। चलिए प्रायिकता से देख लेते हैं क्या क्या याद रखना होगा। प्रायिकता में याद रखिएगा कि प्रायिकता का योगफल कितना होता है? तो एक होता है। प्रायिकता का योगफल कितना होता है? एक। प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि प्रायिकता का मान जो होगा वो माइनस में नहीं हो सकता है। क्लियर। प्रायिकता का मान एक से अधिक नहीं होगा। क्लियर। ये भी याद रखिएगा कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होगा यानी माइनस में नहीं होगा। प्रायिकता का मान एक से अधिक नहीं होगा, एक से अधिक भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। क्लियर। प्रायिकता बराबर क्या होता है? तो संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। क्लियर। प्रायिकता में आपको ताश से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते? 52 पत्ते, जो 13-13 के 4 समूह में बटे रहते हैं। जो 13-13 के 4 समूह में बटे रहते हैं। क्लियर।
ताश में कुल 26 पत्ता जो है लाल होता है और 26 पत्ता काला होता है। क्लियर। काला पत्ते की संख्या पूछा जाए तो 26 और लाल पत्ते की संख्या 26। ताश में 12 तस्वीर वाला पत्ता होता है। कितना? 12। याद रखिएगा, तस्वीर में यानी कि ताश में तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा? तो 12, जिसमें 6 होगा काला तस्वीर वाला पत्ता और 6 होगा लाल तस्वीर वाला पत्ता। क्या होगा? तो 6 होगा काला तस्वीर वाला पत्ता और 6 होगा लाल तस्वीर वाला पत्ता। ये भी याद रखिएगा कि ताश में 6 काला तस्वीर वाला पत्ता तथा 6 लाल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, एक सिक्का को अगर एक बार उछालिएगा तो कुल परिणामों की संख्या 2 होगा। अगर दो सिक्का को एक बार उछालिएगा तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। एक सिक्का को अगर एक बार उछालिएगा तो कुल परिणाम 2, दो सिक्का को उछालिएगा एक बार तो कुल परिणाम 4। क्लियर। और 3 सिक्का को एक बार उछालिएगा तो कुल परिणामों की संख्या 8। इसको याद रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, एक पासा को अगर एक बार उछालिएगा तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? कुल परिणामों की संख्या होगा 6। और अगर दो पासा को एक बार उछालिएगा तो कुल परिणामों की संख्या होगा 36। एक पासा को उछालिएगा तो कितना होगा? 6। और दो पासा को उछालिएगा तो कुल परिणामों की संख्या होगा 36। तो आशा करता हूं कि आज का जो ये वीडियो था आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।